प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, खुश होंगे। आपका हमारे चैनल सनराइज क्लासेस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी बच्चे हमसे जुड़े। आज हम केमिस्ट्री का पहला लेसन क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट से उसका बेसिक स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के बारे में मैं बताऊं आपको कि सीखने के लिए बहुत कुछ है जो आप पहली बार सीखोगे, शायद इससे पहले नहीं जानते होंगे, क्योंकि एकदम नया चीज है आपके लिए। और अप्रोक्सीमेट 8 से 10 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में यहां से प्राप्त कर सकते हैं आज के पैटर्न के आधार पर। तो आप मान सकते हो कि जहां 100 नंबर में 35-40 नंबर करके सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भाग है, तो उसमें से करीबन आप कह सकते हैं कि एक चैप्टर का लगभग 20 to 25% मार्क्स आप केवल एक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो आप लोग रहेंगे मेरे साथ, जुड़े रहेंगे और अधिक से अधिक बच्चों तक आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको शुरुआत से समझ सके। आइए हम लोग साथ चलते हैं, साथ सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए बेटा, तो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अंग्रेजी में नाम कहे तो क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है ना? ये समझेंगे। ये कक्षा 10 से रिलेट करता है, लेसन 1 है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इस चैप्टर का परिचय क्या है? चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये इसका परिचय है, चैप्टर का नाम है। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, ये भी सीखेंगे। आज के वीडियो में हम ये नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। हाँ, कि समीकरण को बैलेंस क्यों किया जाता है, बैलेंस कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एग्जाम्स में एक नंबर या लॉन्ग में भी कभी कभी तो 4-5 समीकरण देके उसको बैलेंस करने के लिए लॉन्ग में भी पूछा गया है, और 1 से 2 देके भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में या फिर सब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। तो और रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं जो प्रमुख है आपके सिलेबस में? ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत ज्यादा है, हम सारा नहीं सीख रहे। हम उनमें से उन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को सीख रहे हैं जो हमारे 10th सिलेबस में दिया गया है ना? तो उन पर हम लोग नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार, है ना? उसके बाद हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इनके बारे में भी सीखना है। एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं क्या क्या हम करने वाले हैं, यानी समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है ये सीखेंगे। बैलेंस करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, है ना? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, प्रमुख जो आपके सिलेबस में है वो सीखेंगे। उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है, उष्माक्षेपी यानी उष्मा रिलीज करने वाला, उष्मा शोषी अवशोषण करने वाला, उष्मा का अवशोषण करने वाला रिएक्शन। उसके बाद हम लोग उपचयन अपचयन पढ़ेंगे और रेडॉक्स भी पढ़ेंगे। रेडॉक्स किसे कहते हैं? जिसमें उपचयन भी हो अपचयन भी हो। तो हम उपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इसका और दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अपचयन का दूसरा नाम होता है अवकरण। तो आप उपचयन कहे, ऑक्सीकरण कहे या ऑक्सीडेशन कहे, ये एक चीज हुआ। वहीं अपचयन कहे, अवकरण कहे
या रिडक्शन कहें, ये सीखेंगे। हालांकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो डिटेल पढ़ोगे इसी पर चैप्टर से, ये चैप्टर ही बना है 11वीं 12वीं में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी आप उसका छोटा चीज पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हम एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं 10th में। इसके आधार पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग और ह्रास के आधार पर, ऐसे इसका आधार बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन का योग या ह्रास को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के योग और ह्रास को क्या कहेंगे, इस आधार पर उपचयन और अपचयन को हम सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या पड़ता है, क्या प्रभाव होता है, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। कि प्रभाव दो तरह का है, संक्षारण, धातुओं के का खराब हो जाना, संक्षारित हो जाना, जैसे लोहे में जंग लगना, ये सब संक्षारण कहलाता है। अन्य धातुओं के ऊपर कोई परत चढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और विकृत गंधिता मतलब गंध में अंतर आ जाना, स्वाद में अंतर आ जाना, जैसे कुछ समय तक, लंबे टाइम तक भोज्य पदार्थों को रखे रहने पर उसका स्वाद बिगड़ जाता है, गंध बिगड़ जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उपचयन अपचयन का ही प्रभाव है, रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रभाव है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये सब मुख्य टॉपिक्स हम इस चैप्टर में आज स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम लोग खास करके यही सब चीज पढ़ने वाले हैं। और इतना से ही आपका बहुत सारा चीज 8-10 मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्टिव्स का कुछ सवाल, सब्जेक्टिव्स में 2 नंबर वाले कुछ सवाल, कभी कभी लॉन्ग भी पूछता है, तो अप्रोक्सीमेट 8 से 10 नंबर आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बेटा। देखिए सबसे पहला चीज हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, किसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आप समझे क्या कहा जा रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। आप कहेंगे सर एक पदार्थ कैसे मतलब अभिक्रिया कर सकता है, कर सकता है, कैसे कर सकता है, जब हम एक पदार्थ कोई है उसको गर्म करें, कोई एक पदार्थ है उसको गर्म कर रहे हैं, दूसरा पदार्थ तो प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो क्या होता है ना, कभी कभी टूट के एक से अधिक पदार्थ बन जाता है, अलग गुणधर्म वाले पदार्थ भी बन जाते हैं। वो सब हम लोग समीकरण के आधार पर पढ़ने वाले हैं कि उसको किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। वो एक एक स्टेप हम सीखने वाले हैं यहां पर। तो हम मुख्य रूप से क्या कहें कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, कि जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है, तो एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है, क्रिया करता है और नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। मतलब जो पहले जैसा गुणधर्म था उससे अलग तरह का पदार्थ बनाते हैं, उससे डिफरेंट पदार्थ बनाते हैं, वैसे गुणधर्म जैसा कि पहले था उससे अलग गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। गुणधर्म से क्या मतलब, उसका प्रॉपर्टी बदल जाता है, गुण बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके विभिन्न गुणधर्म वाले, अलग गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका क्वालिटी चेंज हो जाता है, गुण बदल जाता है, तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना। क्या फिर से एक बार हमारे साथ आए, जब एक या अधिक, एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बढ़े आगे बेटा। अब पहचान का तरीका कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। पहला आपने 9th में पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनना क्या है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों, इसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते, नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया। लेकिन पानी से बर्फ बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि इसको फिर पुनः उस रूप में हम ला सकते हैं। यानी पदार्थ का आकार आकृति तो चेंज हुआ लेकिन गुणधर्म नहीं बदला वहां,
पानी से जब बर्फ बना तो उसका गुणधर्म नहीं बदला, क्योंकि वो पहले भी H2O था, अब भी H2O ही है, बस अवस्था बदल गया। पहले अवस्था था लिक्विड फॉर्म में, अब है सॉलिड फॉर्म में। पहले द्रव था, अब ठोस हो गया। लेकिन इसमें अवस्था भी बदल सकता है, साथ साथ उसका गुण तो बदलेगा ही बदलेगा, तभी रासायनिक अभिक्रिया माना जाएगा उसको, रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा उसको। समझ पा रहे ना बेटा? तो अवस्था में परिवर्तन होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या परिवर्तन होगा? अवस्था बदल सकता है, ठीक है ना। रंग में परिवर्तन हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि चारों चीज हो, चारों में से कुछ भी हो सकता है। या तो अवस्था बदल जाएगा, या तो रंग बदल जाएगा, या तो गैस निकलेगा। तीसरा क्या हो सकता है? कोई गैस निकले, ऐसा भी हो सकता है। रासायनिक दो केमिकल को मिलाए, उससे कुछ गैस निकलना शुरू हो गया, जैसे यहां आप चित्र में देख रहे हैं कि गैस जैसा कुछ निकल रहा है ना। तो ये क्या हुआ? ये भी रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है कि गैस निकलता है। तापमान में परिवर्तन हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। पहले जो टेम्परेचर था वो बदल गया, तो रासायनिक अभिक्रिया है। आप इसका तापमान में परिवर्तन को जनरली घर में इसका आप प्रैक्टिकल देखे होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि घरों में या हम लोग पेड़ के ऊपर चूने से पुताई करते हैं, कीड़ा से उसको कीट से बचाने के लिए। हाँ, क्या करते हैं? कोई जो जैसे आम का बगीचा है तो आपने देखा होगा कि उसमें आप चूने से क्या करते हैं, या कई लोगों को चूने से पुताई करते हैं। तो वो जो चूना का लिक्विड होता है वो कैसे तैयार करते हैं? तो मार्केट में कैल्शियम ऑक्साइड उपलब्ध होता है, चूने का बोरा, ड्राई चूना, सूखा चूना। उसको ले जाके घर में पानी में, नॉर्मल पानी में उसको बोरी को डाल देते हैं जितना जरूरत हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको डालते हैं पानी में, पानी उबलने लगता है, और अगर आप बर्तन को टच करके देखें तो वो काफी गर्म हो जाता है। तो यहां क्या हो रहा है बेटा? उष्मा उत्पन्न हो रहा है ना। तो कोई रिएक्शन ऐसा भी है जहां उष्मा उत्पन्न होता है, और कोई रिएक्शन ऐसा भी है जहां उष्मा अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी उष्मा में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या समझे, क्या क्या हो सकता है? पहला चीज अवस्था परिवर्तन हो सकता है, दूसरा रंग में परिवर्तन हो सकता है, तीसरा गैस निकलता है, चौथा तापमान में परिवर्तन हो सकता है, और स्वाद में भी परिवर्तन होता है। हाँ, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, टेस्ट भी बदल जाता है। जैसे खाने का टेस्ट, अगर कोई मतलब गर्मी के मौसम में आप देखे होंगे कि अगर दिन का बना हुआ सब्जी है और उसको लेट नाइट खाया जाए, बिना उसको सुरक्षित रखे, अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं उसे, तो वो कई बार टेस्ट बिगड़ जाता है उसका। तो उसी को हम विकृत गंधिता कह रहे हैं। तो वास्तव में विकृत गंधिता एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? वो भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना स्वाद बिगाड़ लिया, टेस्ट खराब कर लिया। समझ रहे ना? तो स्वाद में भी परिवर्तन इसमें रासायनिक अभिक्रिया में आपको देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं ना बेटा? कोई दिक्कत हो तो जरूर हमको कमेंट करें, हम और विस्तृत करेंगे अगर आपको कहीं दिक्कत आएगा। मुझे उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत, क्योंकि हम बहुत आराम से जा रहे हैं। हाँ, कि ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। और ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझोगे तो आगे वाला भी केमिस्ट्री का चैप्टर समझ पाओगे, रिलेट करता है। क्यों? आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें केमिकल इक्वेशंस की जरूरत होगी, उसको बैलेंसिंग की जरूरत होगी, तो वो आप यहीं से सीखने वाले हो, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा ना, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके दो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण है जब उस रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इक्वेशन द्वारा जब दिखा रहे हैं उसको, हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं? इक्वेशन के द्वारा। यानी उसमें हम तत्व का प्रतीक लेते हैं, उसकी अवस्था लेते हैं, और बैलेंसिंग भी होता है। तो अगर आप रासायनिक समीकरण के बारे में देखें तो समीकरण दो तरह का होता है। एक जिसे कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण, माने जो पहले से बैलेंस नहीं है, जिसमें अभिकारक यानी जिस चीज को हम अभिक्रिया में भाग दिला रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तीर के निशान के पहले जो चीज है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है, उसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। और तीर के निशान के बाद जो चीज बना है, नया चीज,
उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो जो आपका अभिकारक है उसमें जितने तत्व हैं और उत्पाद में जितने तत्व हैं उसमें उनकी परमाणु संख्या में अंतर हो तो उसको हम कंकाली कहेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि इस तरफ कार्बन की संख्या 2 है और इस तरफ कार्बन की संख्या 1 है तो ये बैलेंस नहीं हुआ, इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कह के क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। और यही अगर बैलेंस हो कि जितना कार्बन इस तरफ उतना ही कार्बन इस तरफ, जितना हाइड्रोजन इस तरफ उतना ही हाइड्रोजन इस तरफ, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या अगर समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जिसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। हाँ, तो वो क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। मतलब आप जितना चीज डाल रहे हो ना, समझने के लिए आप उसको अपना दैनिक जीवन से जोड़े तो जितना ग्राम डाल रहे हो अभिकारक उतना ही ग्राम उत्पाद बनेगा, ना उससे 1 ग्राम ज्यादा ना ही 1 ग्राम कम। तो ये कब हो सकता है? जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो, तब ना परमाणु भार भी समान जाएगा बेटा। अगर इस तरफ मान लीजिए कि कार्बन के 10 परमाणु है और इस तरफ 4 परमाणु है, ऑक्सीजन का यहां 2 परमाणु है, यहां 5 परमाणु है, तो ये तो इससे परमाणु का भार जो है दोनों तरफ समान नहीं आएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को पालन करने के लिए वो नियम लागू रहे, इसके लिए समीकरणों को संतुलित करना जरूरी है। तो बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। तो अभिक्रिया को संकेतों, सूत्रों के माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप कह रहे हैं C4 कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, क्या बना? CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये एक क्या है? रासायनिक समीकरण है। अभी आप देखें तो कार्बन 1 पीस, ऑक्सीजन 2 पीस इस तरफ, कार्बन 1 पीस, ऑक्सीजन 2 पीस इस तरफ, तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है बेटा? जल बनाता है। तो हाइड्रोजन अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में तीर के निशान के पहले जिसको हम अभिकारक कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन कितना पीस है? 2 पीस है। और इस तरफ देखिए कि हाइड्रोजन कितना पीस है, तो आप पाएंगे कि यहां भी 2 पीस है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन पर आओ तो ऑक्सीजन यहां कितना है? 2 पीस है। और इस तरफ कितना पीस है? 1 पीस है। तो बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो क्या परमाणु भार समान आएगा? द्रव्यमान समान आएगा? नहीं आएगा। तो द्रव्यमान को समान करने के लिए इसको बैलेंस करना जरूरी होता है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए आप, हाइड्रोजन सेम है, कोई बदलाव नहीं, ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। बैलेंस करने के लिए हमेशा लेफ्ट साइड में अणु के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तो यहां 2 लगाने से ये 2 ऑक्सीजन में भी गुना हो गया, मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? अब 2 परमाणु हो गए। और यहां ऑक्सीजन के 2 परमाणु पहले से थे। लेकिन आप देखिए कि ये जाते जाते हाइड्रोजन को 2 दुने कितना कर गया? 4 कर गया। अब पहले हाइड्रोजन कितना था? लेफ्ट साइड में 2 ही था। अब इसको भी तो 4 होना है ना, तब ना बराबर होगा। तो यहां भी हमको हाइड्रोजन के पहले क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाएंगे तो 2 दूने 4, 4 हाइड्रोजन, 2 दूने 4, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, और ये 2 ऑक्सीजन को भी 2 कर रहा है। तो अब इसको जब तक हमने ये येलो वाला 2 नहीं लगाया था, ये कंकाली रासायनिक समीकरण था। और जब हमने इस तरफ भी 2 और इस तरफ 2 लगा दिया, यानी बैलेंस कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझ रहे हैं ना बेटा? तो चलिए देखते हैं हम लोग वही बात कि अभिक्रिया को संकेत, यही संकेत है, कार्बन को संकेत C होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है ना? तो सूत्रों से, संकेतों से के माध्यम से दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए कि कोई भी रिएक्शन में जो तीर के निशान के बाईं तरफ होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो कोई केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाला पदार्थ है, अब वो 1 हो या 1 से अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। हाँ,
लेफ्ट हैंड साइड में LHS भाग में जो जो होता है तीर के निशान के, उसको हम अभिकारक कहते हैं। और फिर तीर के निशान के दाईं तरफ जो चीज उत्पाद के रूप में, रिजल्ट के रूप में मिला, परिणाम के रूप में मिला, रिएक्शन के बाद जो चीज बना, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहां आप देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और जल क्या है? उसका उत्पाद है। यहां देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उसका उत्पाद है ना। तो अभिकारक किसे कह रहे हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी LHS में रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं, तीर के निशान के बाईं तरफ रहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। याद रहेगा। उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिकारक को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और उत्पाद को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स है मतलब उत्पाद है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ। अभिक्रिया हो गया, उसके बाद जो नया पदार्थ बना, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो बताओ बेटा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? गुड, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मैंने अभी ये बताया था ना आपको, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या नियम, ये क्या कहता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है, मतलब द्रव्यमान ना तो बढ़ सकता है ना तो घट सकता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जितना हमने अभिकारक में द्रव्यमान प्रयोग किया है, उत्पाद में भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। आइए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश। इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आपसे 2 नंबर में यह सवाल पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखें, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को लिखें। तो आप क्या कहेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश, कॉमा लगा के लिखेंगे, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए आगे, उसी में बताया कि इसलिए तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तीर के दोनों ओर, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, मैंने बताया ना, वो बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ताकि किसका पालन हो सके? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, जो हम समीकरण को जो बैलेंस करते हैं बेटा, समीकरण को बैलेंस करने के तरीके को हम लोग हिट एंड ट्रायल कहते हैं। आप इसको दूसरे शब्दों में हिंदी में कहे ना, तो इसको कहना चाहिए मेरे ख्याल से प्रयत्न भूल विधि। क्या कहते हैं? प्रयत्न भूल विधि, हिट एंड ट्रायल। मतलब ट्राई किया, इससे नहीं हुआ, दूसरा चीज लगा के ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, फिर चेंज किया। माने आप चेंज करके, कई बार तो आपको एक बार में सिंपली हो जाएगा, कई बार आप बैलेंस करेंगे ना, तो पहले आपने 2 लिखा, इस तरफ आपने 2 किया, बाद में देखा कि इधर 2 करने से कुछ चीज बैलेंस हो गया, लेकिन ये 2 करने से बिगड़ गया, तो कई बार आप इस 2 को 3 करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इसको, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो ये जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, कई सारा एग्जाम्पल्स लेंगे जिसको हम बैलेंस करके करना सीखेंगे, तो वहां पर आप इस चीज को देख पाओगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर मेरे साथ उस वीडियो को देखोगे तो आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एक क्लास में आप अच्छे तरह से समीकरण को बैलेंस करना सीख जाओगे, है ना। बढ़ते हैं आगे। ये आप समझ ही गए कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के तरीके को, विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल। और इसे हिंदी में क्या कहना चाहिए? प्रयत्न भूल विधि कहना चाहिए। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं? बहुत तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें से कुछ प्रमुख हम यहां पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया की संख्या बहुत सारी है, जिसमें से सारे हम अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो विशिष्ट 10th सिलेबस में है, उनको हम प्रमुख समीकरणों को, प्रमुख प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। हाँ, जो इस प्रकार है,
जो पहला आपका पढ़ना है आपको रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, वो कौन सा होने वाला है बेटा? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? संयोजन। क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। हाँ, संयोजन मतलब क्या लगता है? संयोजन मतलब जोड़ना, संयुक्त होना। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को कहीं कहीं आप संयुक्त अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे? संयोजन अभिक्रिया को का दूसरा नाम क्या है? संयुक्त अभिक्रिया। क्या? संयुक्त अभिक्रिया। अब देखिए आप कि संयोजन अभिक्रिया जिसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो रहा है, योग हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें। क्या? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक क्या मिलके? अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए। अभिकारक की संख्या दो या ज्यादा, उत्पाद की संख्या एक। रिजल्ट में एक चीज बने और अभिकारक में दो चीज हो या दो से अधिक चीज हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। या इसी को और क्या बताया आपको? संयोजन अभिक्रिया के अलावा अभी आपको तुरंत बताया था हमने, तो आप कमेंट करें कि हमने क्या बताया था दूसरा नाम। देखते हैं आप कितने एक्टिव हैं। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया था? आप कमेंट करेंगे हमको। तो देखिए बेटा, संयोजन अभिक्रिया में यहां आप देख रहे हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, और ये दो ऑक्सीजन है। कितना? दो। एक कार्बन दो ऑक्सीजन, यानी C+O2। अभी आपको दिखाया था मैंने। ये क्या बना? यहां C, यहां O, यहां O, तो ये संयुक्त हो गया, जुड़ के क्या बनाया? CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का ही दूसरा एग्जाम्पल आपको हम वहां दिखाए थे, H2+O2, तीर का निशान, H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बन जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया ही कहेंगे, क्योंकि दो पदार्थ है, मिलके कितना पदार्थ बना है? दिमाग में एक चीज रखना, दो या अधिक पदार्थ मिलके एक पदार्थ बने तो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। आगे देखिए दूसरा तरह का अभिक्रिया, इसी का अपोजिट। जैसे संयोजन मतलब जुड़ना, तो वियोजन मतलब अलग होना। अब संयोजन में दो या अधिक पदार्थ मिलके एक बना था, तो वियोजन में क्या होगा? एक पदार्थ टूट के दो या अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब ध्यान से आप देखें कि वियोजन या इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनता है। अभिकारक की संख्या एक, उत्पाद की संख्या दो या अधिक। ठीक उल्टा किसका? संयोजन का। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। यह प्रश्न भी बन जाता है आपका एनसीईआरटी में कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत क्यों कहा जाता है? बिल्कुल अपोजिट है। संयोजन में दो या अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, वियोजन में एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाते हैं, है ना। तो देखिए वही चीज कहा कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। और वियोजन कई तरह से होता है, उष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा। वियोजन का कई सारा कारक हो सकता है। किससे किससे वियोजन हो सकता है? गर्म करके वियोजित हो जाएगा, धूप में रख देंगे उससे भी वियोजन होता है किसी किसी मतलब किसी किसी पदार्थ में। और किसी में विद्युत अपघटन कराते हैं, करंट पास कराते हैं, बिजली पास कराते हैं, तो वो अपने अवयव में टूट जाता है। जैसे जल में का अगर हम विद्युत अपघटन कराते हैं, जल का क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन, तो उससे क्या निकलता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको वियोजन का एक चित्र बना हुआ है, देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कौन है? ये जो आप देख रहे हैं इमोजी, ये कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और यहां देखिए तीर के निशान के ऊपर आग जलाया है, मतलब ये जलने का निशान है ना, मैंने गर्म किया गया। इसको क्या किया गया? गर्म किया गया। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? गर्म किया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। वो जो हम आपको बताए कि मार्केट में जो उपलब्ध ड्राई चूना होता है, सूखा चूना होता है, उसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, कली चूना भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? और
कली चूना, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। पदार्थ था एक, जब गर्म किए तो कितना बन गया, 2 बन गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नीचे भी वो रिएक्शन को दिखाया है, CaCO3, हीट माने उष्मा, गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। ठीक, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया बेटा, वियोजन। अब यहां पर एक चित्र देखें, जो पहला है चित्र, इसमें क्या हुआ है, A+B, तीर का निशान होने के बाद AB बन गया। 2 पदार्थ थे, एक पदार्थ बन गए, तो संयोजन। और अभी जो हमने वियोजन पढ़ा, AB एक साथ है, यानी एक पदार्थ है, गर्म किए या धूप में रखे या विद्युत अपघटन कराए तो 2 या अधिक पदार्थ बन गया, तो ये क्या हो गया, वियोजन, है ना। ये जो AB+C है, तो यहां देखेंगे कि इसने B को हटा दिया और उसका जगह ले लिया। तो मैथ्स में भी पढ़ा है आपने, विस्थापन पढ़ा है ना। विस्थापन में क्या करते हैं मैथ्स में, कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, दूसरे में रख देते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन कहते हैं इसको, है ना। तो वही चीज है कि अगर कोई AB कोई यौगिक है और C क्या है, एक तत्व है, आगे पढ़ने वाले हैं। AB है तो मतलब यौगिक है, क्यों, यौगिक तत्व और मिश्रण समझते हैं ना। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। तत्व किसको कहते हैं, जिसमें हर एक परमाणु एक जैसा हो, जैसे गोल्ड, सोना, तो हर परमाणु एक जैसा है तो वो तत्व कहलाएगा। हाँ, लेकिन जो आभूषण होता है बेटा, सोने का बना हुआ आभूषण, वो तत्व नहीं है, वो यौगिक है। क्यों, क्योंकि सोने के आभूषण में और दूसरा चीज तांबा वगैरह अल्प मात्रा में मिला दिया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट। लेकिन आभूषण 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट का बनता है, अलग अलग क्वालिटी में, है ना। तो कोई यौगिक जिसमें कि 2 या, यौगिक का परिभाषा क्या, 2 या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, लेकिन उन तत्वों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, बदलता नहीं है। जैसे आप जल देखें तो जल एक यौगिक है, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लीजिए आप, हाइड्रोजन 2 पीस है, ऑक्सीजन 1 पीस है। तो अनुपात अगर हम परमाणु के आधार पर करें तो 2:1। भार के आधार पर फिर अलग हो जाएगा, है ना। परमाणु भार के आधार पर अलग हो जाएगा, लेकिन परमाणु संख्या के आधार पर क्या होगा, 2:1। समझ रहे ना, क्या, क्योंकि जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु ऑक्सीजन का। समझ पा रहे ना। तो वही चीज यहां हम आपको बताना चाह रहे थे, ये चित्र के द्वारा, कि किसी यौगिक में जब हम एक तीसरा तत्व डाल देते हैं और तत्व अगर B से ज्यादा पावरफुल है तो वो क्या करेगा, B को धक्का मार देगा, हटा देगा और उसका जगह ले लेगा। देखिए यहां B को हटा दिया और उसका जगह ले लिया, तो ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन कहते हैं। हाँ, और अगला है, देखिए AB भी यौगिक, CD भी यौगिक। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए A के साथ B था, C के साथ D था, ये लोग आपस में रिएक्शन किया। क्या किया, A ने कहा कि आप हमको C दीजिए, हम आपको B दे देंगे। तो क्या किया, D ने अपना, D के पास C था, उसने A को दे दिया, देखिए AC बन गया। A के पास B था, B ने अपना B उसको दे दिया, एक्सचेंज कर लिया, अपना आयन को बदल लिया, आयन को चेंज कर लिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको समझने के लिए वो बेहतर है, जैसे आप मान लो कि स्कूल में टिफिन करते हो, तो 2 बच्चे अगर 2 दोस्त 2 अलग अलग चीज लाते हैं, पराठा लाते हैं, हाँ, कोई मान लीजिए कि मैगी लाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि तुम हमको मैगी दोगे तो हम भी तुमको पराठा देंगे, एक्सचेंज। तुम मुझे अचार दो, मैं तुम्हें सब्जी दूंगा। तो ये एक्सचेंज वाला जो तरीका है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। विस्थापन या द्विविस्थापन पढ़ने से पहले, विस्थापन खास करके पढ़ने से पहले, हमको तत्वों की सक्रियता श्रेणी को जरूर याद कर लेना चाहिए कि कौन सा तत्व ज्यादा एक्टिव है, कौन सा तत्व ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, इसमें रिएक्शन करने की ताकत ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। तो इस क्रम को आप जरूर याद रखें। क्या, देखिए अगर सिंपली पढ़े तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन आप इसको रट्टा मारे
इससे बेहतर है कि एक कोडिंग याद रख ले आप, तो इससे इजीली आप इसको याद कर पाओगे। क्या? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक, यहां रुकना है। कौन है? आगे आओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। अब एक एक पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। केदार, के शब्द से बना है ना, तो पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। नाथ, एन शब्द से बना है ना, Na, सोडियम। का माली, के शब्द देखिए, क के लिए सी भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोग क को सी से भी लिखते हैं और के से भी लिखते हैं। तो यहां पर कैल्शियम, ये जो हिंदी वाला क है, इसके लिए सी इस्तेमाल किया गया है। क को आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैल्शियम के लिए। हाँ, तो केदारनाथ का के यहां का जो है सी से समझिएगा आप। यहां के ए को अगर आप सी ए कर ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो सी ए फॉर कैल्शियम। हाँ, माली में एम है, मैग्नीशियम। आलू में ए एल है, एल्यूमिनियम। जिंक में जेडन है, जिंक जरा में जेड है, तो जेडन यानी जिंक। फीके एफ डबल ई, तो एफ ई मतलब आयरन होता है, तो आयरन। पकाता है तो पी है, पी फॉर लेड, पीबी। एच फॉर हाइड्रोजन है। उसके बाद है कौन है, तो सी यू, सी शब्द से कॉपर ले रहे हैं आप। एच शब्द से मरकरी ले रहे हैं आप। आगे से एजी ले रहे हो आप, इसका मतलब सिल्वर। और आओ तो ए यू ले लीजिए इसको, ए यू गोल्ड। हाँ, तो इस चीज को याद रख के आप सक्रियता श्रेणी याद कर ले। और सक्रियता श्रेणी याद रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि कहां पर विस्थापन होगा, कहां पर नहीं होगा। और विस्थापन से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है कि कहां पर अभिक्रिया होगा। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे अगर बिहार बोर्ड में, तो आपको मिलेगा इस तरह का सवाल कि कहां पर अभिक्रिया में विस्थापन होगा, कहां पर नहीं होगा। वो आप तभी पता कर सकते हो जब आपको सक्रियता श्रेणी याद है। अभी आप समझिएगा कि जिंक का कोई यौगिक है। हाँ? जैसे मान लीजिए जिंक का सल्फेट है, ZnSO4 है। ZnSO4 में हम आयरन डाल दे, तो चूंकि जिंक से नीचे है वो अभिक्रियाशीलता, तो वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। नीचे वाला कुछ भी डालेंगे विस्थापित नहीं करेगा। जिंक सल्फेट में हम जिंक को डाले दे, खुद जिंक सल्फेट में जिंक को डाले, तो भी विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन तभी होगा जब उससे अधिक पावरफुल कोई तत्व उसमें प्रवेश कर जाए। तो जिंक से ज्यादा पावरफुल कौन कौन है? एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो अगर जिंक सल्फेट में हम पोटेशियम डाल दें तो जिंक को फेंक देगा, वो हटा देगा और उसका जगह ले लेगा। सोडियम डाल दे तो भी विस्थापन होगा, कैल्शियम डाले तो भी विस्थापन, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम डाले तो विस्थापन होगा, लेकिन जिंक या उससे नीचे का चीज डाले तो विस्थापन नहीं होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए बेटा इस सक्रियता श्रेणी का ट्रिक के रूप में याद कर लो, या आपको सीधा याद होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आप जैसे भी याद करो, याद रहना चाहिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि मैथ साइंस में मुश्किल से 10% चीज याद करना पड़ता है, 90% चीज आपका समझ के काम हो जाएगा, लेकिन वो 10% तो करना ही पड़ेगा बेटा, उसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक्स ला रहे हैं जो कि आपको मदद करे तैयार करने में, है ना। बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, तीसरा अभिक्रिया जो हमने अभी आपको बताया था, क्या? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका एक और भी परिभाषा आप कह सकते हैं, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखें, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे? विस्थापित कर दे, हटा दे, अलग कर दे, तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, और जितना भी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना, इस पे क्वेश्चन पूछता है आपका, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए।
वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। कभी पूछता है संयोजन को वियोजन का विपरीत क्यों कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो परिभाषा बताएंगे, एग्जाम्पल डालेंगे, क्या अलग होने वाला है इसमें, और कुछ अलग नहीं होने वाला है ना। देखें आप, तो विस्थापन समझे आप, जब कोई एक तत्व, जैसे देखिए उदाहरण, एक तत्व कौन, आयरन, दूसरे तत्व को, कॉपर भी तत्व है, उसके यौगिक से, कॉपर का यौगिक कौन है यहां पर, कॉपर सल्फेट, उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। देखिए कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, अलग कर दिया, और उसके साथ जाके खुद जुड़ गया। तो आयरन जब हम कॉपर सल्फेट में डाले तो कॉपर को क्या किया, वो विस्थापित कर दिया और खुद आयरन सल्फेट बनाया, जो आपको यहां चित्र में दिख रहा होगा। आयरन ज्यादा पावरफुल है, ये कॉपर है, ये बच्चा सा जो दिख रहा है वो कौन है, कॉपर है, और ये स्ट्रॉन्ग सा हेलमेट में जो दिख रहा है वो कौन है, आयरन है। तो आयरन का पावर कॉपर से ज्यादा है अभिक्रियाशीलता में, यानी कॉपर की तुलना में आयरन ज्यादा अभिक्रिया करता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डालेंगे तो ये देखिए बच्चा को उठा के फेंक दिया और उसका जगह पकड़ लिया, उसका स्थान ले लिया। दैट मीन्स ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यहां आप रिएक्शन देख सकते हैं, क्या किया गया है कि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, और खुद आयरन जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया और आयरन सल्फेट बना लिया। तो अभी आप देखें, अभी जो आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा था, इस हिसाब से हमारा आयरन को कॉपर से ऊपर होना चाहिए, है कि नहीं है। देखिए आप, हमारा आयरन यहां है ना बेटा, Fe, यहां है Fe, कॉपर कहां है, नीचे है। तो आयरन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, इसलिए विस्थापन कर दिया। और लेकिन हम कॉपर डालते कॉपर सल्फेट में, मरकरी डालते, सिल्वर डालते या गोल्ड डालते तो विस्थापन नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना। अगर ये क्रम याद है आपको तो आप तुरंत निकाल लेंगे क्या, कि विस्थापन अभिक्रिया होगा या नहीं होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। विस्थापन के बाद जो अगली अभिक्रिया है बेटा, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझे द्विविस्थापन क्या है। इसमें जिसको इसको कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको क्या कहेंगे, द्वि है तो डबल, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे अचार दो मैं तुम्हें भिंडी का भुजिया दूंगा, है ना, तुम मुझे पराठा दो मैं तुमको मैगी दूंगा। ये जब इंटरचेंज करते हैं ना, आपस में एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये आयनों का आदान प्रदान यहां होता है कि किसी एक यौगिक में जो आयन है उसने अपना आयन दूसरे को दे दिया और दूसरे का आयन खुद ले लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इसे हम द्विविस्थापन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत, देखिए आप कैसे बताया गया है शॉर्टकट इसका डबल डिस्प्लेसमेंट को। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जो अभिकारक है ना बेटा, जैसे देखिए एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किससे अभिक्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये भी यौगिक, ये भी यौगिक। हाइड्रोजन के साथ कौन था, क्लोरीन, सोडियम के साथ कौन था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जब ये लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन OH के साथ चला जाएगा, तो एक हाइड्रोजन और यहां OH, तो H2O बन जाएगा। और सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहां क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यहां देखिए आप, ये चित्र आपको दिखा रहा होगा, ये बाबा के साथ जो महिला थी, हाँ, और यहां एक यंग आदमी के साथ जो महिला थी, फ्रेंड मान लो, ज्यादा कुछ मत समझो। ये दोनों मित्र थे, साथ में थे, ये दोनों मित्र थे, साथ में थे। अब क्या हुआ, जब रिएक्शन हुआ ना, तो ये लोग बदला बदली कर लिए। वो कि आपका दोस्त से हम बात करते हैं, हमारे दोस्त से आप बात करिए। तो अब एक्सचेंज हो गया, बातचीत अलग हो रहा है। देखिए ये बाबा के साथ जो थी महिला, वो अब किसके साथ चली गई, देखिए यंग आदमी के साथ चली गई, है ना, चले गए। और ये जो यंग आदमी थे जिसके साथ ये महिला थी, ये चेंज हो गया यहां इस चित्र में। तो आप समझ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, द्विविस्थापन एक्सचेंज पॉलिसी, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रुकेंगे, आगे कुछ और चीज हमको पढ़ना है इसमें।
ऐड करेंगे जो भी चीज बचा हुआ है कि और कितने तरह के रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में क्या क्या हमको और देखने को मिलता है, क्या क्या परिणाम देखने को मिलता है वो पढ़ेंगे। फिर हम रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो आगे का काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको पसंद आया हो, क्लास समझ में आया हो, तो मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंचाएंगे, जो भी आपके कलीग हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन का तैयारी करने वाले बच्चे भी अगर चाहे तो इसको पढ़े, समझे, सीखे, है ना। यहाँ से देखने को आपको मिलेगा और ये चीज आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें भी इस तरह का चीज का जरूरत है। तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक अपने मित्रों तक, सीनियर्स तक, जो भी कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सिलेबस है, तो आप उसको शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।